बच्चों एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में हम लोग बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। और यहाँ पर हमारा जो दूसरा चैप्टर है बायोटेक का, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। यहाँ पर हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो मेनली दो हैं, एक एग्रीकल्चर के फील्ड में और दूसरा मेडिसिन के फील्ड में। वैसे बायोटेक के एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मेन दो एप्लीकेशन है। इसके अलावा हम ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे और एथिकल इश्यूज के बारे में, नैतिक मुद्दों की बात करेंगे। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टिश्यू कल्चर टेक्निक भी दी गई है। नई एनसीईआरटी में टिश्यू कल्चर को इसी चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया गया, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में सबसे पहले क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक। बायोटेक के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी हमें बहुत रिसर्च करने की जरूरत है, और ऐसे 3 एरियाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहला एरिया है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम और इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब। भाई अगर हम प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चाहते हैं, जैसे बायोटेक में आपने पढ़ा था, लास्ट स्टेप था हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भाई एंजाइम चाहिए ना। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तभी चेंज होगा जब कोई एंजाइम होगा, और एंजाइम जितना एफिशिएंट होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। तो प्रोवाइडिंग अ बेस्ट कैटलिस्ट। दूसरा, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर हम प्रोवाइड करें, ताकि जो एंजाइम है वो बढ़िया तरीके से काम कर पाए। क्योंकि केवल एंजाइम देने से नहीं होगा, एंजाइम के काम करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। और तीसरा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज फॉर द प्रोडक्ट। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरिएबल होता है, और इसीलिए जितने भी प्रोडक्ट आपको बनाने, सबके लिए अलग अलग तरीके आपको डेवलप करने पड़ेंगे। इनको आप बीओडी से याद कर सकते हैं। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया बीओडी से: बी फॉर द बेस्ट कैटलिस्ट, ओ फॉर द ऑप्टिमम कंडीशन, एंड डी फॉर द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बाबा के फंडे से तीनों क्रिटिकल रिसर्च एरिया यहां पर खत्म हो गए। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। मतलब लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल, मतलब दवाइयों को, एंड बायोलॉजिकल जैसे वैक्सीन्स हो गई, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। और जीएमओ के बारे में हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनके जीन में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया। द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मैनिपुलेटेड आर नोन एज जीएमओ। मैनिपुलेटेड मतलब जानबूझकर बदलाव किया गया। जिन ऑर्गेनिज्म के जीन में जानबूझकर बदलाव किया गया उन्हें जीएमओ के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक। तो बायोटेक का एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर में हम फसल की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ह्यूमन की लगातार। इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारे काम हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इंसुलिन हो गया, मॉलिकुलर डायग्नोसिस हो गया, जीन थेरेपी, सब डिटेल में सिलेबस में, ये दोनों डिटेल में है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट ट्रीटमेंट, बायो रेमिडिएशन, जैव उपचार, जैसे कि पोल्यूशन है उसको कम करना, बायो रेमिडिएशन। डायग्नोस्टिक, बीमारियों का पता लगाना, थेरेप्यूटिक्स, बीमारियों का इलाज करना। प्रोसेस्ड फूड, जो आजकल हम लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले बहुत बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं, अभी बायोटेक की बात नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास 3 ऑप्शन हैं जिससे हम फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी अपनी फसल में हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करें, खाद और पेस्टिसाइड यूज करें, जिससे फसल की पैदावार बढ़ जाए। और ये तरीका बहुत कॉमन है। लेकिन जो एग्रोकेमिकल होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के जो फार्मर हैं उनके लिए बहुत महंगे होते हैं। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ के किसानों के लिए बहुत महंगे होते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जैव खेती, जहां पर हम गोबर की खाद यूज करते हैं, यहाँ हम केमिकल यूज नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग से फसल की पैदावार ज्यादा बढ़ती नहीं। तो फिर एक ऑप्शन हमारे पास है जीएम क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी हम बीटी कॉटन का यूज करें, है ना, बीटी कॉर्न का यूज करें। और ये जो 3 ऑप्शन को आप गोवा से याद कर लो, है ना, जीएम क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, तीनों खत्म हो गए। अब आते ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की बात करते हैं। तो हरित क्रांति की वजह से फसल की पैदावार 3 गुना बढ़ गई।
ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। हरित क्रांति के जो जनक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन बोरलॉग, एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एम एस स्वामीनाथन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से फसल की पैदावार 3 गुना तक बढ़ गई, लेकिन उसके बाद भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान जो यील्ड है, पैदावार, वो कैसे बढ़ी? मेनली ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। इन दोनों की वजह से ज्यादा पैदावार बढ़ी थी, लेकिन आंशिक तौर से पार्टली ड्यू टू यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज। मतलब थोड़ी बहुत जो पैदावार बढ़ी वो इम्प्रूव्ड वेराइटी को यूज करने से, और ज्यादा पैदावार जो बढ़ी वो बेटर मैनेजमेंट और एग्रोकेमिकल का यूज करने से बढ़ी। अब करें कि फॉर द फार्मर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के किसानों के लिए एग्रोकेमिकल आर टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं, एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड इज नॉट पॉसिबल यूजिंग एग्जिस्टिंग वेराइटीज। तो फिर अब ऑप्शन हमारे पास है कि हम जीएमओ का यूज करें, बायोटेक का यूज करें। तो यहां पर टिश्यू कल्चर मेथड भी इंक्लूड किया गया है एनसीईआरटी में, जो हमें याद करना, और इसमें हम बात करेंगे माइक्रो प्रोपिगेशन के बारे में, मेरिस्टम कल्चर के बारे में, इसके अलावा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में 1950s के दौरान पता चला कि प्लांट के किसी एक पार्ट से, एक सेल से, लीफ के किसी टुकड़े से पूरा नया प्लांट डेवलप किया जा सकता है। तो 1950s के दौरान पता चला कि प्लांट के किसी भी पार्ट से हम टेस्ट ट्यूब में एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। और ये जो प्लांट का कोई भी पार्ट हम लेते हैं उसे हम एक्स प्लांट के नाम से जानते हैं, और इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लैब में न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं, जिससे पूरा नया प्लांट डेवलप हो जाता है। प्लांट की किसी एक सेल से या एक्स प्लांट से होल प्लांट बनने की जो कैपेसिटी है उसे टोटी पोटेंसी कहा जाता है। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट कोई सेल भी हो सकती है, इज नोन एज टोटी पोटेंसी। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब इज नोन एज एक्स प्लांट। प्लांट का कोई भी हिस्सा, चाहे वो सेल हो, लीफ का कोई पार्ट हो, रूट का कोई पार्ट हो, स्टेम का कोई पार्ट हो, फ्लावर का कोई पार्ट हो, सीड का कोई पार्ट हो, है ना। तो अगर हम कोई भी सेल, कोई भी पार्ट टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराते हैं तो उसे हम एक्सप्लांट के नाम से जानते हैं। बस वो एम्ब्रियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो होगा तब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा वहां पर। ठीक, अब न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होता है? तो उसमें विटामिन होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयन। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, पीजीआर हमने पढ़ रखे हैं, 5 तरह के, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। जिसमें से ऑक्सिन जो होता है वो रूटिंग कराता है और साइटोकाइनिन शूटिंग कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लिखा भी है कि ऑक्सिन इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। गुलाब की हम लोग डाल लगा देते हैं स्टेम काट के, और उससे नई रूट बन जाती है, नया प्लांट बन जाता है, ऑक्सिन कराता है ये काम। इसके अलावा कार्बन सोर्स सुक्रोज, ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ अमीनो एसिड मिलाते हैं, जैसे ग्लाइसिन, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, लेकिन कार्बन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, सुक्रोज यहां पर यूज किया जाता है। ठीक, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक के 3 एप्लीकेशन हैं सिलेबस में। एक है माइक्रो प्रोपेगेशन, दूसरा है मेरिस्टम कल्चर, तीसरा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। एक एक करके हम जानेंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन में हम क्या करते हैं कि एक प्लांट से, ये ओरिजिनल प्लांट है, इस एक प्लांट से हम बहुत सारे नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। और ये जितने भी प्लांट डेवलप कर रहे हैं, चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हो रहे हैं, इसलिए ये क्लोन्स होंगे, इन्हें सोमा क्लोन कहा जाता है। और इस टेक्निक के द्वारा हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्लांट डेवलप कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज बाय टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। और इस टेक्निक का यूज करते हैं बैट यानी बनाना, एप्पल और टोमेटो के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं। दूसरा है मेरिस्टम कल्चर। मेरिस्टम कल्चर में क्या करते हैं कि अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, तो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, कुछ समय के बाद ये प्लांट डाई कर जाएगा। मान लो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी प्लांट की, और हम इसको रिक्रिएट करना चाहते हैं, रीजनरेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? भले ही वायरस इन्फेक्टेड है, वायरस से इन्फेक्टेड पूरा प्लांट है, लेकिन इसके जो एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टम है वो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। उसका रीजन है कि जो मेरिस्टम की सेल होती है उनमें डिवीजन की कैपेसिटी वायरस के मल्टीप्लिकेशन की तुलना में ज्यादा होती, पूछा गया नीट में। तो मेरिस्टम फ्री फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। तो अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो मेरिस्टम होते हैं, एपिकल या एक्सिली, दोनों पूछे गए नीट में,
ये एक्सप्लांट की तरह यूज किए जाते हैं और इनको हम निकाल लेते हैं प्लांट से और टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा के नया प्लांट डेवलप करते हैं। जो कि हमने मेरिस्टम का यूज किया जो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए जो प्लांट डेवलप होगा वायरस फ्री प्लांट यानी हेल्दी प्लांट डेवलप होगा। तो मेरिस्टम कल्चर में क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट इज नोन एज मेरिस्टम कल्चर। और इसका यूज बीएसपी यानी बनाना, शुगर केन और पोटैटो के लिए करते हैं। जबकि बैट माइक्रो प्रोपेगेशन, बनाना को अगर आप देखें तो बनाना के लिए माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक भी यूज की गई और मेरिस्टम कल्चर टेक्निक भी यूज की गई। तीसरा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से पोमैटो बनाया गया। कैसे बनाया गया, इसमें दो अलग अलग प्लांट लिए गए, पोटैटो एंड टोमेटो, ठीक है। अब जो टोमेटो है इसका नाम भी हो गया सोलेनम, ये भी सोलेनम जीनस का ही है, नाम बदल दिया गया सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये इसका नया नाम हो जाएगा। तो दोनों एक ही जीनस के हैं, पोटैटो और टोमेटो। दोनों की सेल वॉल को डाइजेस्ट किया गया सेलुलेज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिनेज और प्रोटीएज का यूज करके, क्योंकि सेल वॉल प्लांट की सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बनी एल्गी के अलावा। और इसके बाद हमें प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। प्रोटोप्लास्ट मतलब प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। और फिर प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दिया गया तो फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट बन गया। और फ्यूज प्रोटोप्लास्ट को ग्रो कराया गया और इससे नया प्लांट यानी पोमैटो डेवलप किया गया। इस प्लांट को सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं और इस टेक्निक को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट का मतलब प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। लेकिन इस पोमैटो के अंदर वो सारे कैरेक्टर नहीं आ पाए जो हम चाहते थे और इसलिए इसका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। अब आते हैं जरा जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसके जीन को मॉडिफाई कर दिया गया मैनिपुलेशन के द्वारा। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के क्या क्या फायदे हैं जरा देखिए। रिड्यूस्ड रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, कह रहे जो पेस्टिसाइड के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता, वो कम हो जाती है। यानी हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप करते हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी टोबैको, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन, है ना। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे गोल्डन राइस। और एक गोल्डन राइस विटामिन ए एनरिच्ड वेराइटी है बासमती राइस की। और इसका यूज किया जाता है नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो यहां पर हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया। यहां हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, है ना, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना के, यहां हम क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक का मतलब हो गया जैसे ड्रॉट, सूखा पड़ गया, ज्यादा ठंडी पड़ गई, हीट, सॉल्ट एक्सेट्रा। तो हम ऐसी फसलें बना सकते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। इसका कोई एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में नहीं है। टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी फसल काटने के बाद जो नुकसान होता है उस लॉस को बचाने के लिए हम नई नई क्रॉप डेवलप कर रहे हैं। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, हम ऐसे प्लांट डेवलप कर रहे हैं जिनमें मिनरल यूज करने की जो एफिशिएंसी हो बढ़िया हो। एंड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट, टेलर मेड मतलब मल्टीपर्पज प्लांट, की एक ही प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएं। जैसे नीम मल्टीपर्पज प्लांट होता है। तो हमारे सिलेबस में पेस्ट रेजिस्टेंट दो प्लांट हैं, एक बीटी कॉटन हम पढ़ेंगे और दूसरा एक टोबैको जिसको आरएनए से रजिस्ट किया गया है। तो बीटी कॉटन की बात करते हैं पहले। बीटी कॉटन में बीटी का मतलब बैसिलस थुरिनजेंसिस, ये भी नीट में पूछा गया कि बीटी का मतलब क्या है। तो बीटी नाम बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेंसिस से आया हुआ है। बीटी बैक्टीरिया अपनी लाइफ में ग्रोथ के दौरान प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है और ये जो प्रोटीन क्रिस्टल होते हैं इनके अंदर एक प्रोटॉक्सिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में। प्रोटॉक्सिन, प्रो मतलब इनएक्टिव। ये जो प्रोटॉक्सिन होता है अगर इंसेक्ट इसको इंजेस्ट कर ले, निगल जाए, तो उस केस में मिडगट ऑफ इंसेक्ट में, मिडगट ऑफ इंसेक्ट में जो प्रोटीन क्रिस्टल हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। कहां, हाईली एल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट में। हाईली एल्कलाइन बहुत पूछा गया नीट में, दसियों बार ये सवाल नीट में पूछा गया, हाईली एल्कलाइन पीएच। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन बन जाएगा और टॉक्सिन मिडगट एपिथेलियम से बाइंड कर जाएगा इंसेक्ट की। और इस टॉक्सिन की वजह से मिडगट में पोर और स्वेलिंग हो जाएगी जिससे इंसेक्ट मर जाएगा। यानी बिना किसी पेस्टिसाइड को, बिना किसी इंसेक्टिसाइड को यूज करने के बावजूद भी कीड़ा मर गया। अब सोचिए जरा कि जो बीटी बैक्टीरिया है इसके अंदर इस प्रोटॉक्सिन को बनाने वाला कोई ना कोई जीन होगा। उस जीन को हम क्राइजीन कहते हैं। उस क्राइजीन को निकाल के कॉटन में डाल दिया गया तो बीटी कॉटन बन गया। और बीटी कॉटन की हर सेल के अंदर
बीटी जीन मतलब क्राइजीन है, और क्राइजीन क्राई प्रोटीन बनाएगा। अब अगर कोई इंसेक्ट कॉटन की पत्ती को खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन चला जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा टॉक्सिन और कीड़े को मार देगा, यानी बिना किसी पेस्टिसाइड के हमारी कॉटन की फसल सुरक्षित हो जाएगी। द टॉक्सिन इज कोडेड बाई अ जीन नेम्ड क्राई, क्राई 1AC वैसे लिखा, क्राई आप ध्यान रखोगे। अब क्राई जीन जो है ये बीटी टॉक्सिन जीन है, ये बैक्टीरिया से आइसोलेट करके कॉटन में इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे बीटी कॉटन बन गया, और ये बीटी कॉटन एक बायो पेस्टिसाइड हो गया। बायो का मतलब लिविंग, ये लिविंग पेस्टिसाइड है। बीटी कॉटन एक प्लांट है और ये पेस्ट को, इंसेक्ट को किल कर रहा, तो ये बायो पेस्टिसाइड हो जाएगा। बीटी कॉटन का बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, ये भी सब बनाए जा चुके हैं, लेकिन सबसे जो सफल है वो बीटी कॉटन है, जिसका यूज महाराष्ट्र में काफी किया जा रहा है। क्राइजीन इज स्पेसिफिक इन नेचर, जो क्राइजीन है वो स्पेसिफिक नेचर का होता है, इसलिए जीन का जो सिलेक्शन होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, जीन का सिलेक्शन दो बातों पर निर्भर है, क्रॉप के ऊपर और टारगेट हमारा क्या है, किस पेस्ट को मारना है। अगर हमारी क्रॉप कॉर्न है, ठीक है, और हमारा जो टारगेट है कॉर्न बोरर है, कॉर्न बोरर, इसको मारना है कॉर्न में, तो जीन यूज करेंगे क्राई 1AB, नीट 2026 में पूछा गया। और यही एक याद रखोगे, बाकी इधर अगर कॉटन क्रॉप है और कॉटन बॉलवर्म को मारना है तो फिर क्राई 2AB या क्राई 1AC यूज करोगे। ठीक, इन दोनों में से कोई भी एक जीन यूज कर सकते, लेकिन तीनों मत याद करना है। इसमें से भी एक नीट में पूछा गया था, लेकिन आपको क्राई 1AB याद करना है। क्राई 1AB कॉर्न बोरर के लिए आप याद कर लोगे, बाकी दो यही पूछेगा, और ये कॉटन बॉलवर्म के लिए, तो क्राई 1AB ध्यान रखिएगा। अब करें कि जो बीटी कॉटन, बीटी के जो डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, इस बैक्टीरिया के जो अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, स्ट्रेन पिछले लेक्चर मैंने बताया था आपको, इसके अलग अलग स्ट्रेन मार सकते हैं अलग अलग तरह के इंसेक्ट को, जैसे डिप्टेरंस, डिप्टेरा ऑर्डर है इंसेक्टा में, इसमें फ्लाइज और मॉस्किटोज आते हैं। सिलोप्टेरन में बीटल आते, बीटल की 3 लाख जातियां धरती पर हैं। और लेपिडोप्टेरन, इसमें आर्मी वर्म और टोबैको बडवर्म आते हैं। तो ये 3 अलग अलग ऑर्डर आपको दिए गए इंसेक्ट के, और इनको अलग अलग तरह के बीटी स्ट्रेन किल कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रांसजेनिक टोबैको। ट्रांसजेनिक टोबैको, टोबैको जो है ये आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एनसीईआरटी ने लिखा कि 400 सालों से यूज हो रहा है, और टोबैको की खेती होती है। अब जो किसान खेती करता है उस किसान को चाहिए कि भाई पैदावार ज्यादा हो, लेकिन टोबैको प्लांट की रूट में इन्फेक्शन होता है एक निमेटोड का, राउंड वर्म का, मिलोडिगैन इनकॉग्निशिया, शॉर्ट में MI कहेंगे। ठीक है, तो ये जो निमेटोड है मिलोडिगैन इनकॉग्निशिया, ये एक पैथोजेनिक निमेटोड, ये डिजीज कॉज करता है। तो इससे बचने का एक तरीका है RNAi या RNA इंटरफ्रेंस या mRNA साइलेंसिंग, बहुत नीट में पूछा गया है। और ये जो निमेटोड है रूट को इन्फेक्ट करता है, ये भी नीट में सवाल आ चुका है। एक आपने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड था, ये पैथोजेनिक निमेटोड है। अब देखो यहां पर जो टोबैको प्लांट की रूट है, उसकी सेल को बचाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट्री RNA इंट्रोड्यूस किया जाता है, और एक कॉम्प्लीमेंट्री RNA डबल स्टैंडर्ड RNA बनवा के ट्रांसलेशन को रोक देता है, और प्रोटीन अगर नहीं बनेगी तो डिजीज एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम, करें इस कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स क्या हो सकता है, वायरस हैविंग RNA जीनोम, ये यूज कर सकते हैं, या फिर बाय मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिन्हें कहते हैं ट्रांसपोजॉन्स दैट रेप्लिकेट वाया एन RNA इंटरमीडिएट। ये ट्रांसपोजॉन ऐसे जीन होते हैं जो क्रोमोसोम पे अपनी लोकेशन को बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर निमेटोड स्पेसिफिक जीन को प्लांट की रूट में इंट्रोड्यूस करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस वेक्टर का यूज करते हैं। और आपको याद होगा बायोटेक के पिछले चैप्टर में हमने बात किया था कि हीट शॉक मेथड बैक्टीरिया के लिए, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड हम लोग यूज करते हैं प्लांट के लिए, है ना, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के लिए यूज करते हैं, और एक डिसार्म पैथोजन था जो प्लांट और एनिमल दोनों में था। प्लांट में अगर याद करें तो यही था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और एनिमल में रेट्रोवायरस का यूज हम लोगों ने किया था। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, छोटा सा चैप्टर है ये हमारा, लेकिन 3 4 5 सवाल आते हैं यहां से। तो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारी दवाइयां बनाई गई हैं,
और इन दवाइयों में से दुनिया भर में 30 दवाइयां बेचने की अनुमति है और इंडिया में 12 दवाइयां बेचने की अनुमति मिल चुकी है। डायबिटीज मिलेटस की बात करें तो दो तरह की डायबिटीज मिलेटस होती है, एक टाइप 1 होती है और दूसरा टाइप 2 होती है। डायबिटीज मिलेटस का कारण है इंसुलिन डिफिशियंसी या इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो टाइप 2 जो डायबिटीज होती है ये इसे हम कहते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, जो वयस्कों में होने वाली डायबिटीज। और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर टाइम इंटरवल पे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। एक सवाल ये भी पूछा था कि इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है और जो प्रोटीन है वो अगर हम ओरली लेंगे तो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगी, तो पहुंच नहीं पाएगी, सेल तक काम ही नहीं कर पाएगी, इसलिए इंजेक्शन लिया जाता है। कह पुराने समय में इंसुलिन जो होती थी उसको स्लॉटर्ड कैटल और पिग के पैनक्रियास से निकाला जाता था। यानी कैटल और पिग बछड़े जो होते थे सुअर के को मार के उनके पैनक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था। लेकिन इसकी समस्याएं थी, एक तो जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही मिल पाता था, उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना ह्यूमन बॉडी का खुद का इंसुलिन होता है। साथ ही साथ नॉन ह्यूमन सोर्स से हमने निकाला, इसलिए कुछ पर्सन में एलर्जी या दूसरे तरह के इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हो जाते थे। ये नॉन ह्यूमन सोर्स के इंसुलिन की समस्याएं हैं। अब इंसुलिन हमारी बॉडी में नेचुरली कैसे बनता है, तो हमारी बॉडी में पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, और वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। लेकिन इंसुलिन जब बनता है हमारी बॉडी के अंदर, मैमल के अंदर, तो इंसुलिन प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है, जो कि एक प्रो हार्मोन है और इनएक्टिव होता है। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें 3 चेन होती हैं, ए बी एंड सी, और यहां पर जो ए और बी चेन इसके बीच में एक सी पेप्टाइड होता है और सी पेप्टाइड की वजह से इनएक्टिव होता है। तो जब मैचुरेशन होता है प्रो इंसुलिन का इंसुलिन में, तो इसमें सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है। तो मैच्योर इंसुलिन जब बनती है तो उसमें केवल 2 चेन होती हैं, ए चेन एंड बी चेन, बहुत पूछा गया नीट में। रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, ये मैचुरेशन हो गया यहां पर, यानी मैच्योर इंसुलिन में 2 चेन है, ए एंड बी चेन। अब आरडीटी में प्रॉब्लम क्या थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सी पेप्टाइड का रिमूवल यानी मैचुरेशन एक बड़ी समस्या थी, और इस समस्या को दूर करने के लिए कंपनी आगे आई एली लिली। 1983 में एक अमेरिकन कंपनी एली लिली के द्वारा इंसुलिन हार्मोन के दोनों चेन के लिए अलग अलग डीएनए सीक्वेंस बनाए गए। ए चेन और बी चेन के लिए अलग अलग डीएनए सीक्वेंस तैयार किए गए, और अलग अलग डीएनए सीक्वेंस बनाने के बाद ए चेन का अलग डीएनए सीक्वेंस, बी चेन के लिए अलग डीएनए सीक्वेंस बनाए गए। अलग अलग डीएनए सीक्वेंस को बनाने के बाद अलग अलग ई कोलाई में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और ए और बी चेन को अलग अलग प्रोड्यूस कराया गया, सेपरेटली प्रोड्यूस कराया गया, और बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ए और बी चेन को कनेक्ट करके ह्यूमन इंसुलिन यानी ह्यूमुलिन बना दिया गया। तो ये खूब पूछा जाता है मैच्योर इंसुलिन और एली लिली के बारे में। 1983 में काम किया गया। ई कोलाई पूछा गया, ई कोलाई के अंदर ह्यूमन इंसुलिन को क्रिएट किया गया। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपने पढ़ा ईस्ट के अंदर डेवलप की गई, उसी तरीके से ह्यूमन इंसुलिन ई कोलाई के अंदर प्रोड्यूस की गई। अगला हमारा जो एप्लीकेशन है वो है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एबनॉर्मल और नॉन फंक्शनल जीन बाय नॉर्मल और फंक्शनल जीन। एबनॉर्मल जीन को हटा के नॉर्मल जीन वहां पर लगा देते हैं। तो जीन थेरेपी के द्वारा हम जेनेटिक डिसऑर्डर या हेरिडिटरी डिजीज को ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में की गई एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, जिसमें एडीए डेफिशिएंसी थी। एडीए डेफिशिएंसी, एडीए इज द एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी। दिस इज डीएमिनेज नॉट डाईएमिनेज, ये भी ध्यान रखना ऑप्शन में। अब एडीए डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है जिसे हम स्किड कहते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया है। दिस इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। और एडीए डेफिशिएंसी का जो कारण है वो है डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडीए। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के को कोड करने वाला जो जीन उसमें डिलीशन हो गया, जिसकी वजह से एडीए डेफिशिएंसी हो गई। और जो एडीए एंजाइम है ये बहुत क्रूशियल, जरूरी है फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। इम्यून सिस्टम के काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और हमारी बॉडी में जो साइट है एडीए प्रोडक्शन की, दिस इज लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसीज। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट के 4 तरीके हैं। पहला तरीका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आप जानते भाई, देखो एडीए का सोर्स क्या है, एडीए का सोर्स लिम्फोसाइट है, एक टाइप की डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल है,
और ब्लड सेल कहाँ बनती, बोन मैरो में। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दूसरा, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये एकदम वैसा ही जैसे इंसुलिन को इकोलाई में बनाया गया, वैसे ही इस एंजाइम को बनाया गया किसी जीव के अंदर, और ह्यूमन में इंसुलिन के द्वारा जिसमें डिफिशियंसी है उसमें इंसुलिन इसका इंजेक्शन लगा दिया गया। तो फंक्शनल एडी एंजाइम गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। लेकिन ये दोनों ही टेम्पोरेरी क्योर है। तीसरा तरीका, ट्रांसफ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, ये जीन थेरेपी का पहला स्टेप है। इसमें ये भी टेम्परेरी क्योर है। क्या करते हैं यहां पर पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट निकालते हैं जिनके अंदर डिफेक्टिव जीन है, फिर कल्चर करके उनके नंबर को बढ़ा लेते हैं, और फिर जीन थेरेपी में एबनॉर्मल जीन की जगह पर नॉर्मल जीन लगा देते हैं। यानी ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट जेल है, इनको पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। अब पेशेंट के अंदर चूंकि नॉर्मल एडीए जीन वाला लिम्फोसाइट है तो नॉर्मल एंजाइम उसके अंदर बनेगा, डेफिशिएंसी खत्म हो गई। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट है ये इमॉर्टल नहीं है, कुछ समय के बाद इन लिम्फोसाइट की डेथ हो जाएगी जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, और पर्सन को फिर से डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये भी टेम्परेरी क्योर है। यानी जो तीन तरीके हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ जेल, तीनों ही टेम्परेरी हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर जो इन एबनॉर्मल लिम्फोसाइट के अंदर जो एबनॉर्मल जीन की जगह पर नॉर्मल जीन हम लगा रहे हैं, तो नॉर्मल एडीएस सी डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए रेट्रोवायरल वेक्टर यूज कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि टोबैको प्लांट में हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस वेक्टर यूज कर रहे थे क्योंकि वो प्लांट सेल है, लिम्फोसाइट एनिमल सेल, तो यहां पर हम रेट्रोवायरस यूज कर रहे हैं, और जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो देखो आज काम आ रहा है। तो फाइनल स्टेप है नंबर 4, चौथा तरीका, जीन थेरेपी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें पता चल जाए और हम डिफेक्टिव जीन की जगह पर नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कर दें तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है। तो ये जीन थेरेपी की कहानी हो गई। अगला हमारे पास जो एप्लीकेशन है हेल्थ केयर में वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में सबसे पहली बात कि अगर हम किसी बीमारी का, भाई आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आप इलाज ही करेंगे, और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, सही इलाज के लिए क्या जरूरी, अर्ली डायग्नोसिस, बीमारी का जल्दी से जल्दी पता चल जाए, एंड अंडरस्टैंडिंग इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया, दिस इज ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ द होस्ट। यानी जब कोई इंफेक्शन या कोई बीमारी होती है तो होस्ट की फिजियोलॉजी में क्या चेंज होता है, उसी को हम पैथोफिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के दो तरीके, कन्वेंशनल और एक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉडर्न मेथड। कन्वेंशनल मेथड जो है उसमें सीरम एनालिसिस, जिसे हम खून की जांच कहते हैं, और दूसरा यूरिन एनालिसिस, पेशाब की जांच। यूरिन एनालिसिस अगर आपको याद हो तो इससे हम डायबिटीज का पता लगाते हैं, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया आर इंडिकेटिव टू डायबिटीज मिलेटस। सीरम एनालिसिस, खून की जांच से हम लोग बहुत सारी बीमारियां, टाइफाइड है ना, ये सब पता लगा लेते हैं, लेकिन ये इससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं। ये तरीके हमें तब बीमारी के बारे में बताते जब बीमारी हो चुकी होती। लेकिन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, पीसीआर, आरडीटी एंड एलाइजा, ये इनसे अर्ली डायग्नोसिस हम कर लेते हैं, बीमारी होने से पहले ही हम पता लगा सकते हैं। तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डिटेल में हम इसको पढ़ चुके पिछले चैप्टर में। हम जानते हैं कि कैरी मुलिस ने इसको इन्वेंट किया था, और इसमें 3 स्टेप होते हैं, डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और पीसीआर एक रूटीन टेस्ट है एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में। एड्स सस्पेक्टेड कौन है, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, रिपीटेड जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता हो, है ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे सस्पेक्टेड। पीसीआर इज यूज्ड टू डिटेक्ट जीन म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट कौन है, जो गुटखा खाता है, जो सिगरेट बीड़ी पीता हो, सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। पीसीआर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये खूब नीट में पूछे जा रहे हैं। 4 मैंने एप्लीकेशन बताए पीसीआर के, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रूटीन टेस्ट फॉर द एचआईवी, जीन म्यूटेशन का पता लगाने के लिए, और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए। प्रोब जान लीजिए क्या है, ये भी नीट में पूछा गया। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड प्रोब, जिससे हमने वीएनटीआर प्रोब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया था। अब यहां पर आपको सीधी बात ध्यान रखनी है कि अगर
नॉर्मल जीन है तो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर होगा, क्योंकि ये प्रोब के साथ में कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करेगा। लेकिन अगर म्यूटेटेड जीन है, म्यूटेशन हो गया, तो प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो नहीं करेगा और इसलिए फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होगा। नीट में पूछा गया है कि अगर म्यूटेटेड जीन है तो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो म्यूटेट प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो नहीं कर रहा। तो mutated gene will not appear on photographic film because it does not show complementarity with probe. अब आते हैं एलाइजा। एलाइजा इज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? या तो आइडेंटिफाई करें एंटीजन को, और एंटीजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कुछ भी हो सकता है, या फिर आइडेंटिफाई करें एंटीबॉडीज को जो कि केवल प्रोटीन होते हैं। और चार तरह के एंटीबॉडी आपके सिलेबस में है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम और आईजीई। एलर्जी में आईजीई प्रोड्यूस होता है, कोलेस्ट्रम में आईजीए होता है। तो या तो हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करें जो कि एंटीजन के अगेंस्ट बने बॉडी में, या हम एंटीजन को डिटेक्ट कर लें। अगला टॉपिक है सेकेंड लास्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें डीएनए इज मैनिपुलेटेड टू पजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन और डीएनए। जिन एनिमल के अंदर किसी दूसरे का डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है उन्हें हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत सारे हैं, रैट, रैबिट, फिशेस, पिग, सीप, माइस, काऊ, लेकिन ज्यादातर माइस है। 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल माइस है, 95% ज्यादा। यूजेस या बेनिफिट क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल के? ट्रांसजेनिक एनिमल का पहला फायदा नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी इससे यह पता चलता है कि जीन कैसे काम करते हैं, जीन कैसे रेगुलेशन करते हैं। इसमें सिंगल एग्जांपल है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आईएलजीएफ। स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों की स्टडी के लिए जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए उन्हें ट्रांसजेनिक मॉडल कहा जाता है। और ट्रांसजेनिक मॉडल बनाया गया है 4 बीमारियों के लिए, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस। चौको कार से याद कर लो आप। चौको में सी का मतलब कैंसर, कार में सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया गया एम्फिसिमा को ट्रीट करने के लिए, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। सिमिलर अटेम्प्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइलकीटोन्यूरिया के लिए भी यूज किए गए हैं। यानी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उसमें आप पिक याद कर लो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एम्फिसिमा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। जहां पर एम्फिसिमा के लिए बनाया जा चुका है और इन दोनों के लिए कोशिश की जा रही है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल भी बनाया गया है और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए यहां पर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं। रोजी काऊ दूसरा केस यहां पर है। रोजी काऊ की अगर हम बात करें तो ये पहली ट्रांसजेनिक काऊ जिसको 1997 में प्रोड्यूस किया गया। और रोजी काऊ के मिल्क में एक ह्यूमन प्रोटीन है, दिस इज अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, जिसकी मात्रा है 2.4 ग्राम पर लीटर। रोजी काऊ का जो मिल्क है वो ह्यूमन बेबीज के लिए ज्यादा बैलेंस मिल्क है नेचुरल काऊ मिल्क की तुलना में। अब आते हैं वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग नंबर 4। ट्रांसजेनिक माइस के अंदर पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को चेक किया गया, पूछा जा चुका नीट में सवाल। और ट्रांसजेनिक माइस कह रहे हैं कि आने वाले समय में मंकीज को रिप्लेस कर देंगे। और फिर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये जैसे कि वैक्सीन की टेस्टिंग करते हैं वैसे ये भी है। लास्ट टॉपिक इज एथिकल इश्यूज, नैतिकता। तो यहां पर हम मोरालिटी की बात करते हैं कि भाई जो काम हम कर रहे हैं उससे मतलब जो ट्रांसजेनिक एनिमल उनको नुकसान भी पहुंचता है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो हम कर रहे हैं उसकी कितनी जरूरत है। एंड अनप्रिडिक्टेबल, ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई गई है, जीएक, बहुत पूछा गया नीट में सवाल। और ये कमेटी डिसाइड करती है वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, कि कौन सा रिसर्च आप कर सकते हैं, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम प्रोडक्ट फॉर पब्लिक एंड देयर सेफ्टी, ये चेक करता है जीएम। पेटेंट की कुछ समस्याएं हैं, बायो पेटेंट। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां पर 2 लाख वेराइटी है राइस की और 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी है बासमती राइस की। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा
पेटेंट राइट हासिल कर लिए गए बासमती राइस के फ्रॉम यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। और इस कंपनी ने क्या किया, इंडियन बासमती राइस को अमेरिकन सेमीडोर वैरायटी से क्रॉस करा के एक नई वैरायटी कासमती बना ली, और उसने क्लेम किया कि हमने नया इन्वेंशन कर दिया है। जबकि ये जो नई वैरायटी जिसको क्लेम किया गया था वो इंडियन बासमती राइस के जीन उसमें यूज किए गए। तो बायोपायरेसी राइस, टर्मरिक और नीम की जा चुकी है अमेरिकन कंपनीज के द्वारा, और ये सब इंडियन टर्मरिक और नीम तो आप जानते हैं कि इंडियन हर्बल मेडिसिन है, सदियों से इनका यूज होता चला है। बायोपायरेसी भी बहुत पूछा गया नीट में, क्या है ये? यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज। ऐसी कंपनी जिनका बिजनेस कई देशों में होता है उन्हें एमएनसीज कहते हैं। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना पूछे हुए, एंड विदाउट कॉम्पनसेटरी पेमेंट, बिना पैसा दिए हुए, टू कंसर्न कंट्री और पीपल, दिस इज बायोपायरेसी। तो राइस, टर्मरिक और नीम की बायोपायरेसी की जा चुकी है। इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन पेटेंट बिल में हाल ही में सेकेंड अमेंडमेंट किया गया, जहां पर इन पेटेंट प्रोविजन को ध्यान में रखा गया ताकि कोई हमारे रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज ना करे। तो ये कंप्लीट आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर हो गया, और जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने आपको यहां पर बता दी। तो अगली जो हमारी यूनिट होगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक इंपॉर्टेंट यूनिट, रिप्रोडक्शन यूनिट, हम लोग अगले टर्न से स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ